नमस्कार। आज हम कुछ दस्तावेज और नोट्स देख रहे हैं। कोशिश ये समझने की है कि जब रेपो रेट बदलता है तो किसी के मौजूदा होम लोन पर इसका असल में क्या और कैसे असर पड़ता है। हम सब सुनते हैं, अरे रेपो रेट कम हो गया, लोन सस्ता हो जाएगा। पर क्या ये हर किसी के लिए सच है, और क्या ये फौरन होता है? चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। इन दस्तावेजों में जो पहली और सबसे जरूरी बात दिख रही है वो ये कि होम लोन की ब्याज दर किस सिस्टम से जुड़ी है। 3 नाम ज्यादा दिख रहे हैं, RLLR, MCLR और बेस रेट। इनमें फर्क क्या है और रेपो रेट बदलने पर किस पर कैसा असर होता है? कुछ आइडिया है? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जैसा इन नोट से पता चल रहा है, तीनों सिस्टम ना अलग अलग तरह से काम करते हैं। RLLR यानी रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट, अच्छा। इस पर रेपो रेट के बदलाव का असर सबसे सीधा और तेज होता है। अगर किसी का लोन RLLR पर आधारित है, और आजकल तो ज्यादातर बैंक नए लोन इसी पर दे रहे हैं। हाँ हाँ, सुना है। तो रेपो रेट घटने पर EMI कम होने में आमतौर पर सिर्फ 1 से 3 महीने ही लगते हैं। अच्छा, तो ये RLLR सबसे तेज हुआ, और बाकी दो उनके बारे में क्या पता चलता है इन नोट से? MCLR और बेस रेट। हाँ, तो MCLR यानी मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट, उस पर असर होता है, लेकिन थोड़ा धीरे। वो क्या है कि बैंक की अपनी फंडिंग कॉस्ट पर ज्यादा निर्भर करता है। और बेस रेट वो तो अब काफी पुराना सिस्टम हो गया है। इन दस्तावेजों के हिसाब से इस पर रेपो रेट के बदलाव का असर या तो बहुत ही कम होता है, या यूं समझ लीजिए कि लगभग ना के बराबर। अच्छा। दरअसल बैंक धीरे धीरे इन सिस्टम्स पर आए हैं। पहले बेस रेट था, फिर MCLR आया, और अब ये RLLR जैसे बाहरी बेंचमार्क हैं, ताकि RBI की पॉलिसी का असर ग्राहकों तक ज्यादा तेजी और पारदर्शिता से पहुंचे। समझ गया। तो अगर किसी का लोन RLLR पर है तो रेपो रेट घटने पर उन्हें सबसे जल्दी फायदा मिलना चाहिए। इन नोट्स में एक उदाहरण भी दिया है, शायद इसी को समझाने के लिए। हाँ, एक उदाहरण है। हाँ, कि मान लीजिए किसी ने 20 साल के लिए 30 लाख रुपए का लोन लिया है। अगर ब्याज दर 9% है तो EMI बनती है 26,992 रुपए। लेकिन अगर रेपो रेट घटने से ब्याज दर कम होकर 8% हो जाए, सिर्फ 1% कम, तो EMI घटकर 25,093 रुपए रह जाती है। सही है। अरे वाह! यानी हर महीने लगभग 1,900 रुपए की सीधी बचत। बिल्कुल। और अगर पूरी लोन अवधि देखें तो ये तो करीब 4.5 लाख रुपए कम ब्याज देना होगा। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, ये काफी बड़ा अमाउंट है। सोचिए, इतने पैसे से तो कितनी चीजें हो सकती हैं। सही बात है। ये रकम तो किसी की दूसरी जरूरतों या शायद निवेश में भी काम आ सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो हर महीने कम पैसे देने होंगे, या फिर क्या ऐसा भी हो सकता है कि उतनी EMI देकर लोन जल्दी खत्म हो जाए? बिल्कुल, दोनों विकल्प मुमकिन है। ये ग्राहक पर निर्भर करता है कि वो कम हुई EMI का फायदा लेना चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि लोन की अवधि कम हो जाए। दोनों ही स्थितियों में ये एक बड़ी राहत हो सकती है। अच्छा, ये सब जानने के बाद किसी मौजूदा लोन धारक के मन में सबसे पहला सवाल तो यही आएगा कि भाई अब करना क्या है? इन दस्तावेजों के हिसाब से उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए? हाँ, बिल्कुल। इन स्रोतों में कुछ बहुत ही व्यवहारिक कदम सुझाए गए हैं। सबसे पहला काम तो ये है कि पता करें कि आपका लोन आखिर किस रेट सिस्टम पर आधारित है, RLLR, MCLR या बेस रेट। और ये कहाँ मिलेगा? ये जानकारी आमतौर पर बैंक के मोबाइल ऐप में मिल जाती है, या नेट बैंकिंग पोर्टल पर, या फिर जो लोन के ओरिजिनल दस्तावेज हैं उनमें देख सकते हैं। ठीक है। और अगर पता चलता है कि लोन MCLR या बेस रेट पर है, तो अपने बैंक से पूछना चाहिए कि क्या इसे RLLR में बदलने का कोई ऑप्शन है, और अगर है तो उसकी प्रक्रिया क्या है, कोई चार्ज तो नहीं लगेगा। अच्छा, और मान लीजिए पता चल गया कि लोन RLLR पर ही है, फिर? तो दूसरा कदम है बैंक से पुष्टि करना। रेपो रेट बदलने के बाद क्या आपके लोन की ब्याज दर वाकई कम हुई है या नहीं। कभी कभी इसमें थोड़ा समय लग सकता है, या कोई और तकनीकी पहलू हो सकता है। हाँ, हो सकता है। इसलिए एक बार बैंक को कॉल करके या ईमेल लिखकर पूछ लेना बेहतर रहता है। ज्यादातर बैंक अब मैसेज या ईमेल से बताते भी हैं, पर खुद भी चेक कर लेना अच्छा है। ठीक है, ये भी हो गया। और कुछ? तीसरा सुझाव जो इन नोट्स में मिलता है वो है बैलेंस ट्रांसफर का। ओ, लोन ट्रांसफर। हाँ, अगर आपका बैंक ब्याज दर कम नहीं कर रहा है, या आपको लगता है कि दूसरे बैंक काफी कम दर पर लोन दे रहे हैं, खासकर अगर अंतर 1% या उससे ज्यादा है, तो लोन को किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने पर विचार किया जा सकता है। लेकिन इसमें तो शायद कुछ चार्जेस वगैरह भी लगते होंगे। बिल्कुल, वही मैं कह रही थी। इसमें लगने वाले शुल्क और पूरी प्रक्रिया को भी ध्यान में रखना होगा।
प्रोसेसिंग फीस होती है, स्टैंप ड्यूटी हो सकती है, तो हिसाब लगाना पड़ता है कि ये सब करके भी फायदा हो रहा है या नहीं। ये तो काफी उपयोगी जानकारी है। इन दस्तावेजों में एक छोटी सी चेकलिस्ट जैसी चीज का भी जिक्र है। लगता है लोगों को अपनी स्थिति जांचने में मदद करने के लिए। हाँ, एक चेकलिस्ट का आइडिया है। जैसे कि क्या लोन आरएलआर पर है, हाँ या ना? क्या ईएमआई बदली है, बैंक से अपडेट लिया, ब्याज दर कहीं 8.5% से ज्यादा तो नहीं चल रही, और क्या बैलेंस ट्रांसफर के बारे में सोचा है? ये कुछ सवाल हैं जिन पर गौर किया जा सकता है। हाँ, ये एक तरह से सेल्फ असेसमेंट टूल जैसा है। तो कुल मिलाकर इन सभी नोट्स और दस्तावेजों का सार यही निकलता है कि रेपो रेट में बदलाव सिर्फ एक खबर नहीं है, इसका आपके होम लोन पर सीधा असर पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने लोन के डिटेल्स जानें, जरूरत पड़ने पर अपने बैंक से बात करें और जो भी विकल्प मौजूद हैं उन पर विचार करें। थोड़ी सी जागरूकता से बड़ा फायदा हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक आखिरी बात जो इन स्रोतों को देखने पर मन में आती है, वो ये कि कोई भी फैसला सिर्फ रेपो रेट को देखकर ना लें। अपनी पूरी वित्तीय स्थिति, भविष्य के लक्ष्य और लोन बदलने में लगने वाले समय और शुल्क, इन सबको भी ध्यान में रखना जरूरी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, क्योंकि सवाल ये उठता है कि क्या ब्याज दर में थोड़ी सी कमी के लिए बैंक बदलने की वो पूरी प्रक्रिया और परेशानी उठाना वाकई फायदेमंद है, या फिर ईएमआई कम करने के बजाय उसी ईएमआई पर लोन को जल्दी खत्म करना आपके लिए बेहतर रणनीति होगी। ये सवाल हर किसी के लिए अलग होंगे और इनका जवाब अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर ही खोजना चाहिए। सही है, मतलब पूरा सोच विचार करके ही कोई कदम उठाना चाहिए।